नमस्कार दोस्तों। आइए हम चर्चा करेंगे आज हिंदी साहित्य के आदिकाल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उसको डिस्कस करने के पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरीके की वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो आज यहाँ पर। पहला सवाल है कि पहले इस सवाल को जानने से पहले ये जो यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के विस्तार में, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, हर परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी का हो या फिर यूजीसी नेट हो। सब परीक्षाओं में ये सवाल ज़रूर आता है कि हिंदी साहित्य को के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने चारण काल कहा? तो वो ग्रियर्सन ने कहा। किसने प्रारंभिक काल कहा? वो मिश्र बंधु ने कहा। किस मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके बाद राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। इसके बाद आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को चारण काल एवं संधिकाल की संज्ञा दी है राम कुमार वर्मा ने। अब देखिए, इतने में से कई बार सवाल जो है आपको आगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? तो अभी हमने देखा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो कविताएं उन्होंने ली है, 12 पुस्तकें, उनमें वीर गाथा काल की पुस्तकें ज़्यादा हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब मैच नहीं करता। तो बीज वपन काल, यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बीज वपन काल है, इसमें दिया हुआ है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने बीज वपन काल तो कहा नहीं है, उन्होंने कहा है प्रारंभिक काल। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये हमारा ए वाला जो हो गया है वो अशुद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्योंकि मिश्र बंधु ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, सिद्ध सामंत युग कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल कहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कहा है? वीर काल कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को, फिर से वही सेम सवाल, वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो टीजीटी 2009 में पूछा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? फिर से सही सेम सवाल, किसने कहा वीर गाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन जी ने। किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। फिर से वही देखिए, फिर अगला 7 सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में भी क्या है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? फिर से वही पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है।
किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल, फिर से TGT 2001 का सवाल है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले का नाम है। तो सेम किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन ने कहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। तो बीज वपन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल। तो ये नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। तो ये भी नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सी सही है हमारा। बीज वपन काल किसने कहा है आदिकाल को? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। फिर से सेम सवाल जो PGT 2005 में पूछा गया है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? तो किसने दिया बीज वपन काल नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आदिकाल के लिए फिर से PGT परीक्षा 2003 में पूछा गया है। किसने किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? फिर से सेम वही सवाल। ठीक है, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, TGT परीक्षा 2003 में। इन्होंने मिश्र बंधु ने क्या किया? प्रारंभिक काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। इन्होंने ही क्या किया? इसका नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का है। अभी हमने चर्चा ही कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है? अब देखो, वीर गाथा काल तो है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। चारण काल भी दिया है, ग्रेयर्सन ने दिया है। फिर सामंत युग राहुल साकृत्यायन ने। गद्य काल नहीं है। गद्य काल तो गलत है ना, क्योंकि इसको रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक युग को गद्य काल कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। अब अगले क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है। इसके साथ ही साथ और भी हैं, गणपति चंद्र गुप्त, उन्होंने भी आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। ये याद रखिएगा, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें मिलाने के लिए बोल रहा है। सूची में एक सूची दिया है, दूसरा इसमें मिलान करने के लिए बोला है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है। राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। तो ए का दूसरा है, ए का दूसरा देखिए यहाँ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते आगे की तरफ। अब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा थी पाली। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं PGT परीक्षा 2002 में पूछा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। ये किसकी रचना है? ये है शालिभद्र सूरी की। किसकी रचना है ये? शालिभद्र सूरी की। 1184 ईस्वी में उन्होंने इसको लिखा था। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अभी हमने ऊपर देखा है, ये नवोदय विद्यालय में पूछा जा चुका सवाल है। तो ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य क्या है? तो इसमें कौन सा सही है? मैंने ऑप्शन भी टिक करके रखा है। ढोल मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा जो है क्या है? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ठीक है, इसको कुशल राय ने, कहते हैं कि इसको कुशल राय ने लिखा था, ढोल मारूरा दोहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शालिभद्र सूरी की रचना
का नाम है। तो अभी हमने बताया ऊपर कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की पहली रचना कौन सी है, भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसको लिखा है सारीभद्र सूरि ने। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। सारीभद्र सूरि की रचना कौन सी है, भारतेश्वर बाहुबली रास। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंच पांडव चरितरास, इसको भी लिखा है सालीभद्र सूरि ने ही। पंच पांडव चरितरास को भी लिखा है, जीआईसी में पूछा गया था, इसने लिखा है सालीभद्र सूरि ने। अब अगले सवाल की तरफ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया है, तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किया है पतंजलि ने। ठीक है, किसने किया है, पतंजलि ने। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। किससे है, ग्रामीण अपभ्रंश से। तो हमारा ये ऑप्शन 24 का ए सही है। अगली तरफ की बढ़ते हैं। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षा। ये रामकृष्ण शुक्ल की किताब में आपको मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तो हिंदी का सभी ज़्यादातर मोस्टली जो है लोग मानते हैं कि हिंदी का पहला कवि सरहपाद है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लेखक हैं वो सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा। अब ये सिद्धों के भी प्रथम कवि थे, कौन, सरहपा। जो 84 सिद्ध थे उनमें सरहपा जो है पहले थे। तो सिद्धों के पहले कवि कौन है, तो वो है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी दिल्ली में पूछा गया पीजीटी में। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है, तो पंडित राहुल साकृत्यायन ने, इन्होंने ही जो है सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, इन्होंने तो स्वयंभू को माना है। किसको माना है, स्वयंभू को। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि, फिर से सेम सवाल, किसको माना है, सरहपा को माना है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, फिर से वही सवाल, तो वो सरहपा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, स्वयंभू को किसने माना, अभी हमने बताया राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब आगे, सहजयान के प्रवर्तक कौन है, तो सरहपा को ही सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है, पुरानी हिंदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, तो आदिकाल नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया, तो ये दिया चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी नाम का किसने दिया, तो उन्होंने दिया चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने। फिर से पंडित चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो राजा मुंज को। इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पौमचर्य लिखा था, जिसमें राम की कथा वर्णित है, और इसमें ही बताया गया है कि सीता जो है अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म को स्वीकार कर लेती है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि इसलिए किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो वो फिर से वही स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो फिर से वही सवाल, स्वयंभू ही क्या है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं कि स्वयंभू की कृति का नाम क्या है, तो स्वयंभू की कृति है पौमचर्य। ठीक है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है, पौमचर्य। और ये तो महापुराण किसकी है, पुष्यदंत की है। ठीक है, तो पौमचर्य स्वयंभू की कृति है, जो जिसमें राम की कथा है। ठीक है, आगे पौमचर्य किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पौमचर्य, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। पौमचर्य किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। इसमें किसकी कथा है, तो राम की कथा है। देखिए, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई हैं, ठीक है, तो ये है पौमचर्य में।
ये आपको बच्चन सिंह की किताब जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ, वो बहुत अच्छी किताब है। अगले सवाल की, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पुष्यदंत को। भवभूति किसको माना जाता है? पुष्यदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। किसको माना जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्यदंत को। ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? तो महापुराण इनकी है, ठीक है। जसोर चर्यु भी है, लेकिन जय कुमार चर्यु भी है, लेकिन पौम चर्यु नहीं है। ये किसकी है? ये स्वयंभू की रचना है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन गलत सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं है ना, तो ये डी ऑफ पौम चर्यु हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं? अब स्वयंभू के बारे में, तो स्वयंभू की रचना है पौम चर्यु, रिठरेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। ये जो महापुराण है ये उनकी रचना नहीं है। ये किसकी है? पुष्यदंत की है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? तो कवि कौन है? अमीर खुसरो, जिन्होंने पहेलियाँ वगैरह लिखी है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा। तो ये पहले काव्य सृजन करने वाले खड़ी बोली में कौन है? अमीर खुसरो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले, तो फिर से सेम सवाल, कौन है? अमीर खुसरो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो वो भी कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुखरियों का उद्देश्य क्या था? इन्होंने जो लिखा था मुखरियाँ, इसका उद्देश्य क्या था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, ये गलत है। अलाउद्दीन और अमीर के युद्धों का वर्णन करना, ये भी गलत है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, तो ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इनका ज़्यादातर ऐसे ही उन्होंने लिखा। अब निम्नलिखित में से कौन सी शिलांकृत कृति है? तो शिलांकृत कृति है राउरवेल। सबसे पहले जो है राउरवेल जो है शिलांकृत में शिला पर लिखी हुई कृति है राउरवेल, जो कि गद्य पद्य मिश्रित भाषा में लिखी है, चंपू काव्य है, ठीक है। रोडा कवि के द्वारा ये लिखा गया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों सवाल जो हमने शिलांकृत कृति वाला, ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था और भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और व्याकरण ग्रंथ के रूप में तो वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति लिखा है, तो ये है व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर से सेम, एक ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो वो है ब्रज भाषा, ठीक है, क्योंकि वो डिंगल पिंगल राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा ऐसे करके था, तो आजकल की भाषा क्या है? याद रखिएगा, ब्रज भाषा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रासो ग्रंथ में किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल की भाषा में। किसमें लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल की भाषा में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है। किसका नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 84 सिद्धों में नहीं है? तो जो भी 84 सिद्धों में उसके लास्ट में पा लगा हुआ, ये एक सम्मान सूचक शब्द था। पा, विरूपा तो ये हैं, कढ़ापा भी हैं, पा इनमें सब में लगा हुआ है, तो सारंगधर जो है नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगले सवाल से पढ़ते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था, तो ये सही है। कृष्ण भक्ति पर आधारित, ये तो हमारे भक्ति काल में देखने को मिलता है। निर्गुण की उपासना, ये भी भक्ति काल में देखने को मिलता है। तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीर गाथीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ये सही है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी सही है। जब पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो इन सब में हमें पता चलता है।
कृष्ण लीला का प्रतिपादन ये नहीं है, ये तो भक्ति काल में शुरू होता है। युद्ध का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? उन्होंने क्या दिया है? शुरू में ही हमने किया, चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये गेय शैली का प्रयोग किया गया। आप बच्चन सिंह की बुक पढ़ेंगे ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि विसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विसल देव रासो को लिखा किसने है? तो उसको लिखा है नरपति नाल ने। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब विसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो ये है नरपति नाल, अभी हमने आपको बताया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। और दूसरा बात इसमें क्या है कि ये एक श्रृंगार रस पर आधारित कविता है, और ठीक है, श्रृंगार और करुण रस पर। बाकी जितने भी लिखे गए उस समय वो सब वीर रस पे आधारित जो है कविताएं थी आदिकाल में, जो भी रासो ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन ये श्रृंगार काल की कविता है, मतलब ग्रंथ है। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? फिर से वही हमारा क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि विसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो वो है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। तो बी ऑप्शन हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 64 में आएंगे तो देखेंगे, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? क्या है? प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो वो कौन सा था हमारा? विसल देव रासो। कौन सा है? विसल देव रासो। बाकी सभी वीर रस की कविताएं। अब देखो, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल विषय वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो वो भी ऑप्शन क्या है? विसल देव रासो। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा। अब देखो, राजमती से रूट कर विसल देव कहाँ गया? तो राजमती से रूट करके विसल देव उड़ीसा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा रासो ग्रंथ को? तो वो है जगनीक का परमाल रासो। जगनीक का परमाल रासो। आला और उदल नाम सुना होगा आपने, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो उसको क्या माना जाता है? आला खंड से नाम, उसी को परमाल रासो भी कहा जाता है, जिसमें आला और उदल की वीरता की गाथा गाई जाती है। ठीक है, तो जगनीक का जो परमाल रासो है वो आला खंड के नाम से जाना जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा ग्रंथ, तो कौन सा है? परमाल रासो। कौन सा है? अभी हमने ऊपर देखा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आला और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम क्या है? जगनीक। जगनीक का क्या है? परमाल रासो। अभी हमने ऊपर देखा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 के। अगला है, आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। अभी हमने ऊपर देखा, इसके रचयिता कौन है? जगनीक। अब आगे बढ़ते, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? फिर से सेम सवाल, परमाल रासो। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। परमाल रासो काव्य कृति के लेखक है। कई बार सवाल में पूछे, तो ऐसे सवाल को आप जरूर याद रखें। ठीक है, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? परमाल रासो मिलता है, जिसके रचयिता जगनीक है। इसी को आला खंड भी कहा जाता है। तो ऐसे अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 74। कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है? अब यहाँ पे आला खंड दिया है, परमाल रासो ना दे करके आला खंड, तो ये उत्तर सही पीजीटी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। परमाल रासो के लेखक हैं, तो परमाल रासो के लेखक फिर से क्या है? जगनीक है। देखिए कितने बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ऐसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसको हमेशा याद रखिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। 12 बुरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये भी आला खंड से ही लिया गया है, और ये क्या है? आला है, वीरता की गाथा है। ठीक है, अगले सवाल में चलेंगे। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है। अब आता है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई के द्वारा लिखित। ये क्या है? वीर गाथा काल का ग्रंथ है। कब का है? वीर गाथा काल, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जिसको लिखा है किसने? चंद बरदाई ने। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कामायनी तो बहुत बाद आधुनिक काल में लिखा गया, ये रामचरितमानस भक्ति काल में लिखा गया। पद्मावत भी कब लिखा गया? जायसी की रचना, ये भी भक्ति काल की निर्गुण
धारा की है सूफी। अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 78 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 78 में देख लेंगे, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? चंद्रबरदाई जी हैं, अभी हमने बताया। पृथ्वीराज रासो की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बीएड वगैरह में भी पूछा जाता रहता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो वो है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। टीजीटी 2011 तो देख सकते हैं। फिर 81 क्वेश्चन में देखते हैं, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई जो थे, इनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, हमेशा इनके साथ साथ रहते हैं। कहते कि एक ही साथ दोनों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, 82 की तरफ, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रबरदाई की। 83 देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो वो भी पृथ्वीराज रासो है। आधुनिक हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, को माना जाता है, वो है अध्यय सिंह उपाध्याय का द्वारा रचित प्रिय प्रवास। खड़ी भाषा में लिखित पहला महाकाव्य जो है वो है प्रिय प्रवास, लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो ये भी याद रखेंगे आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में। अब देखिए, बिसल देव रासो की रचना क्या है? बिसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने। परमाल रासो जगनीक की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। और खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा? तो बिसल देव रासो की रचना है नरपति नाल की। तो 2 नंबर कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, सीधा पहले से ही जान जाएंगे, यहाँ पे पहले का दूसरा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 85 क्वेश्चन नंबर पे, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो अभी ऊपर हमने देखा खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय है। अगले 86 देख लेते हैं, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो जैन साहित्य भी उपलब्ध है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 87 की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अब 87 में देखिए लिखा है कि हिंदी संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के नाम के रूप में नामकरण किसने दिया? तो ये हमने शुरू में ही देख लिया था, इसको दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर अगले सवाल के, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की आदिकाल की समय सीमा है संवत 1050 से 1375। याद रखिएगा, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89। तो आलाखंड भी है, जय जय मयंक जस चंद्रिका भी है, संदेश रासक भी है, भक्तमाल नहीं है, क्योंकि ये नाभादास द्वारा रचित भक्तिकालीन रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो चंद्रबरदाई हैं, पृथ्वीराज रासो लिखा उन्होंने, जगनीक भी हैं, और दलपति विजय भी हैं जिन्होंने खुमान रासो लिखा। नाभादास ने क्या लिखा? नाभादास ने लिखा भक्तमाल, तो बहुत बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? अब पूछ रहा है आदिकाल की है। अब ये सूर सागर क्या है? सूर सागर तो लिखा सूरदास ने भक्ति काल की, तो ये नहीं हो जाएगा। विद्यापति पदावली, ये भी बीजक जो है कबीर दास की है, तो ये भी नहीं होगा। भ्रमर गीत तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। विद्यापति पदावली जो है क्या है? आदिकालीन रचना मानी जाती है। इसमें से आदिकालीन, बाकी सभी भक्तिकालीन। अब क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आते हैं, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? क्योंकि सभी ने अपने राजा की प्रशंसा की, युद्ध की प्रशंसा की, तो रस क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो वो है 14। ठीक है, ये जो है इन्होंने मैथिली भाषा में भी लिखा पदावली को, मैथिली भाषा में, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, विद्यापति के किस पद भाषा में विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो वो है मैथिली, जैसा अभी मैंने बताया। अगले सवाल की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो है कीर्ति पताका। तो याद रखिएगा, कीर्ति पताका अभी इनकी प्रकाशित नहीं हो चुकी है, 2003 में पूछा जा चुका है।
देसी बनिया सब जन मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? यह है विद्यापति की। मतलब कि देसी जो भाषा है वो सबको प्रिय होती है, मीठी लगती है अपने देश की भाषा, ऐसा कहा है विद्यापति ने। ठीक है। अब अगले सब 97, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो वो है विद्यापति। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो फिर से सेम सवाल, वो है कौन? विद्यापति। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 99, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नामपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नाथपंथी। ठीक है। नाथपंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। तो यहाँ पर कह रहा है नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ जलंधरी पाव है, भरथरी हैं, लेकिन कड़ाहपा क्या है? सिद्ध। सिद्ध जो 84 सिद्ध थे वो सिद्ध है, तो ये नहीं है, बल्कि चुड़कर नाथ भी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सी है 99 का सी सही हो जाएगा। वो जहाँ भी पा लगा मिले वो समझ जाइए कि वो सिद्ध कवि है। अब अगले और लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा किससे संबंधित थे? सिद्ध साहित्य से। किससे संबंधित थे? सिद्ध। 84 सिद्धों में पहले थे सरहपा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।